हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कि अगर हमने अपने प्रेफरेंस शेयर्स को सेल किया है और अगर हमें कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो वो किस तरीके से टैक्सेबल होगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैपिटल गेन, सबसे पहले हमें कैपिटल गेन का मतलब पता होना चाहिए। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि जब हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट। तो यानी कि जब हम अपनी एसेट को ज्यादा प्राइस पे सेल करते हैं, उसकी कॉस्ट से ज्यादा प्राइस पे हम उसको सेल करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किसी एसेट को परचेज किया था 1 लाख रुपीज में और हमने उसको सेल कर दिया 1,50,000 रुपीज में, तो हमारा कितने का प्रॉफिट हुआ? 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो इनकम टैक्स की लैंग्वेज में इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं बोलते बल्कि हम इसे कैपिटल गेन बोलते हैं। तो इनकम टैक्स में जो भी हमें कैपिटल गेन होता है, यानी कि कैपिटल एसेट को सेल करने पे जो गेन होता है, उसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं और इसके ऊपर हमें टैक्स देना होता है। टैक्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स डिपेंड्स अपॉन हाउ लॉन्ग यू होल्ड द शेयर्स। अब देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स पे जो टैक्स होता है वो डिपेंड करता है कि हमने अपने शेयर्स को कितने टाइम के लिए होल्ड किया है। तो होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग हमारा या तो शॉर्ट टर्म के लिए हमने होल्ड किया होगा अपने शेयर्स को, या फिर हमने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया होगा। तो शॉर्ट टर्म कब होगा और लॉन्ग टर्म कब होगा, ये हमें इनकम टैक्स ने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन सी लिमिट के अंदर अगर आप होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा और किस लिमिट के बाद अगर आप होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। तो देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने बता दिया कि शॉर्ट टर्म आपका होल्डिंग पीरियड तभी होगा जब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके शेयर्स लिस्टेड है या अनलिस्टेड शेयर्स है। तो अगर हमारे शेयर्स लिस्टेड है, लिस्टेड का मतलब होता है कि जब कंपनीज अपने शेयर्स को किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती है, मतलब उनका नाम लिखवा देती है, तो वहां पे वो शेयर्स जो होते हैं वो ट्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। मान लीजिए इन्फोसिस है या टाटा कंपनी के शेयर्स है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, तो वो जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर कंपनी ने उनको लिस्ट किया है तो वहां पे वो शेयर्स ट्रेड होते होंगे, तो वो होते हैं लिस्टेड शेयर्स। और अनलिस्टेड शेयर्स का मतलब होता है कि ऐसे शेयर्स जिनको किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे हमने उनको लिस्ट नहीं कराया, तो वो ऑफलाइन मोड से ही बाय एंड सेल हो सकते हैं, उनका कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे नाम नहीं लिखा हुआ। तो अगर आपके शेयर्स लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स है तो हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो 12 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमने अपने प्रेफरेंस शेयर्स को अगर सेल कर दिया तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड कितना है? शॉर्ट टर्म है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म तक होल्ड करोगे तो सेल करने पे जो भी कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने शेयर्स को बाय किया था 16 जुलाई 2020 को और हमने उनको सेल कर दिया 30 जैन 2021 को, यानी कि विद इन अ ईयर हमने अपने शेयर्स को सेल कर दिया। तो जो भी कैपिटल गेन होगा वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब बात करते हैं अनलिस्टेड की। अनलिस्टेड शेयर्स है, अगर हमने अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स को बाय किया है तो उस केस में हमें देखना है कि हमारा जो होल्डिंग पीरियड है अगर वो विद इन 24 मंथ्स है, यानी कि 24 मंथ्स के अंदर अंदर हमने अपने शेयर्स को सेल कर दिया है, तो हमें जो भी कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म होगा। और अगर हमने 24 मंथ से ज्यादा तक होल्ड किया और उसके बाद हमने उसको मार्केट में सेल किया है तो फिर वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके शेयर्स लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, और लिस्टेड है तो 12 मंथ्स क्राइटेरिया है, और अगर वो अनलिस्टेड है तो हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा 24 मंथ्स का, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स लगेगा। जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें होगा प्रेफरेंस शेयर्स को सेल करने पे वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा एज पर स्लैब रेट, यानी कि इंडिविजुअल की जो भी टोटल इनकम आती है उसके अंदर हमारी कैपिटल गेन को ऐड कर दिया जाएगा और हमारी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अगर हम 10% स्लैब में आते हैं तो 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा, अगर हम 20% स्लैब रेट में आते हैं तो 20%, अगर हम 30% में आते हैं तो 30%। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा स्लैब रेट क्या है हमें उस पर टैक्स देना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो कॉस्ट है 1 जुलाई 2020 को वो 1 लाख रुपीज थी। हमें जो प्रेफरेंस शेयर्स थे हमने उनको सेल किया 15 जुलाई को, तो उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 2,50,000 रुपीज। तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, व्हाट इज द कैपिटल गेन? तो देखिए 2,50,000 पे सेल किया है, 1 लाख रुपीज का कॉस्ट था, तो हमें कितना कैपिटल गेन हो गया? 1,50,000 रुपीज का इज अ कैपिटल गेन। अब मान लेते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो 20% वाले स्लैब रेट में आता है, तो उसे टैक्स कितना देना होगा? 20% ऑफ 1,50,000। तो 1,50,000 इज अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के ऊपर ही तो टैक्स देंगे। तो 20% वाला जो पर्सन है वो 20% कैलकुलेट करेगा 1,50,000 का, तो आएगा 30,000 रुपीज। तो यानी कि उसे 30,000 रुपीज का टैक्स देना है, इनकम टैक्स, जिसके ऊपर वो सरचार्ज और सेस भी देगा। तो क्योंकि ये सरचार्ज की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है इसलिए सरचार्ज नहीं लगेगा, और हम इसके ऊपर सेस कैलकुलेट करेंगे 4% ऑन 30,000। तो
30,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1200 रुपीज। तो उसे टोटल टैक्स कितना पे करना है, 30,000 प्लस 1200 रुपीज, यानी कि 31,200 रुपीज का वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करेगा अपने प्रेफरेंस शेयर्स पे जो भी उसको प्रॉफिट हुआ है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो देखिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग आपको पता चल गया कि अगर आपके शेयर्स लिस्टेड है तो हमारा होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ्स होना चाहिए, और अगर हमारे शेयर्स जो है वो अनलिस्टेड है तो वो लॉन्ग टर्म तभी कहलाएंगे जब हमारा होल्डिंग पीरियड मोर देन 24 मंथ्स होगा। अब इसका जो टैक्सेबिलिटी होती है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 112। तो अगर हमें प्रेफरेंस शेयर्स को सेल किया है और हमें उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल रहा है तो हमें उसको टैक्स लगेगा एज पर सेक्शन 112। और ये सेक्शन कहता है कि जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 20% विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। यानी कि जो भी हमारा LTCG आएगा प्रेफरेंस शेयर्स पे, हमें उस पे 20% का हमें टैक्स देना होगा, फ्लैट रेट है 20%, और हमें साथ साथ इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। और इंडेक्सेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हमने देखा था पीछे स्लाइड में। बट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि इफ यू आर अ रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि अगर आप इंडिया में रेजिडेंट है तो इंडियन रेजिडेंट्स को एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने LTCG पर 10% टैक्स दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या मिलेगा, इन विदाउट इंडेक्सेशन, यानी कि नथिंग कम्स एट अ फ्री। अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली हमसे कुछ लिया भी जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि या तो आप 20% टैक्स दे दो और हमसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लो, बट अगर आप रेजिडेंट हो तो आप क्या कर सकते हो कि हमें 10% टैक्स दे दो लेकिन हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। आप कहो जी मैंने 10 साल पहले शेयर्स खरीदे थे, मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे दो, नहीं, आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी मैं उसी को मानूंगा और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप मुझे 10% टैक्स पे कर दो। तो अभी हमने क्या देखा कि LTCG में या तो 20% विद इंडेक्सेशन या फिर 10% पे कर दो विदाउट इंडेक्सेशन, लेकिन ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप इंडिया में रेजिडेंट हो। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी प्रेफरेंस शेयर की जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपीज है, हमने कभी खरीदे थे तो हमने 2 लाख रुपीज में खरीदे थे, और अगर हम उन शेयर्स की कॉस्ट को इंडेक्स कर ले तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 3 लाख रुपीज, और आज हम जब उनको सेल करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है 5 लाख रुपीज का। तो देखिए अगर वो पर्सन फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाता है यानी कि 20% विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, तो वो इंडेक्सेशन कर रहा है, तो हमारा कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, 5 लाख इज द सेलिंग प्राइस, जिसमें से वो अपना इंडेक्स कॉस्ट को माइनस करेगा जो कि हमारी 3 लाख रुपीज है, तो उसको कैपिटल गेन कितना आएगा 2 लाख रुपीज, और 2 लाख रुपीज के ऊपर वो कितना टैक्स पे करेगा 20%। तो 20% कैलकुलेट करने पे आता है 40,000 रुपीज, यानी कि अगर वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाता है LTCG 20% विद इंडेक्सेशन तो उसे 40,000 का टैक्स पे करना होगा। वहीं अगर वो दूसरा ऑप्शन चूज करता जिसमें उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो यानी कि कैपिटल गेन इस केस में कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपीज का सेलिंग प्राइस माइनस 2 लाख रुपीज उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी, इट इज नॉट इंडेक्स, तो उसे इंडेक्स नहीं किया हमने, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वही ली है 2 लाख रुपीज की, तो यहाँ पे उसका कैपिटल गेन हो रहा है 3 लाख रुपीज का, और 3 लाख रुपीज का अगर वो 10% कैलकुलेट करेगा टैक्स तो आता है 30,000 रुपीज, यानी कि या तो वो 40,000 रुपीज का टैक्स पे करे फर्स्ट ऑप्शन के साथ, या फिर वो 30,000 रुपीज का टैक्स पे कर सकता है और वो सेकेंड ऑप्शन के साथ जा सकता है। अगर वो इंडिया में रेजिडेंट है तभी उसके पास ये ऑप्शन है। सो डेफिनेटली जो ये पर्सन है इसके लिए सेकंड ऑप्शन ही बेटर है, तो वो सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा और जिसमें वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिए बिना भी अपने टैक्स को सेव कर सकता है। 30,000 रुपीज का टैक्स पे करेगा जिसके ऊपर उसको सेक्स भी पे करना होगा। इस तरीके से उसका कैपिटल गेन जो होगा प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स है वो लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। लिस्टेड के लिए अलग क्राइटेरिया एंड अनलिस्टेड के लिए अलग क्राइटेरिया। फिर आपने देखना है कि वो शेयर्स जो आपके शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है तो अपनी टोटल इनकम में एड अप कर लो और अपनी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल, और अगर वो लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म है तो आप 20% दोगे इंडेक्सेशन के साथ, और अगर आप इंडिया में रेजिडेंट है तो आपको 10% देना है विदाउट इंडेक्सेशन। कैपिटल लॉस। अब देखिए कभी कभी हमें कैपिटल प्रॉफिट होने की जगह, कैपिटल गेन होने की जगह कभी कभी हमें लॉस भी हो सकता है। तो हो सकता है हमने जब अपने शेयर्स परचेज किए थे तो 100 रुपीज पे परचेज किए थे और जब हमने उनको सेल किया तो हमने 90 रुपीज पर ही उनको सेल किया, तो यानी कि 10 रुपीज का हमें लॉस हो रहा है। तो जिस तरीके से कैपिटल गेन होता है तो वो टैक्सेबल होता है, सिमिलरली हमें अगर लॉस होता है तो हम उसे अपनी इनकम्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो सेट ऑफ करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का क्या रूल है। तो अगर हमारा जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म इन नेचर है तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी। तो आप इसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा शॉर्ट टर्म जो है वो छोटा भाई है, शॉर्ट टर्म मतलब छोटा, तो शॉर्ट टर्म यानी कि हमारा छोटा भाई है, अगर उसको हेल्प की जरूरत होती है तो छोटे भाई की हेल्प बड़ा भाई भी करता है और छोटा भाई अपनी हेल्प तो खुद करेगा ही। तो ऐसी शॉर्ट टर्म अगर कैपिटल लॉस है तो वो अपने आप से तो एडजस्ट होगा ही, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से तो एडजस्ट होगा ही, पर वो बड़े भाई से भी एडजस्ट हो जाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट हम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म मतलब बड़ा भाई, और अगर बड़े भाई को कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो मोस्टली खुद ही हेल्प करता है, अपने छोटे भाई से हेल्प नहीं लेता। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अपने छोटे भाई से हेल्प नहीं लेगा और वो खुद से ही एडजस्ट होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली थ्रू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो LTCG सिर्फ अपने आप से सेट ऑफ हो सकता है, किसी और से नहीं होगा, लेकिन छोटा भाई अपने आप से तो हो ही सकता है, साथ साथ बड़े भाई से भी एडजस्ट हो सकता है। तो ये सिर्फ एक तरीका था याद करने का कि आप छोटा भाई और बड़े भाई के तरीके से आप थोड़ा इजीली हमें एग्जाम में याद रहता है। बट अगर किसी साल हमें जो लॉस या जो भी हमारा लॉस है वो एडजस्ट नहीं हो पाया, मान लेते हैं कि मैंने शेयर्स में डील किया और मुझे सिर्फ लॉस ही हुआ है, तो क्या होगा? तो हम उसे 8 असेसमेंट ईयर तक सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे इस साल इनकम नहीं हुई, लॉस हुआ, तो मैं उसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड करूंगी और उसे अगले साल सेट ऑफ कर लूंगी। अगले साल भी नहीं होता तो उसके अगले साल सेट ऑफ करेंगे, उसके अगले साल भी नहीं हुआ तो उसके अगले साल हम उसको सेट ऑफ करेंगे। यानी कि आप उसे 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आगे आने वाले सालों में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट सिर्फ 8 साल तक ही आपको टाइम पीरियड मिलेगा। अगर इन 8 ईयर्स में भी आपका जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं हो पाया तो फिर वो लैप्स हो जाएगा, फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि दैट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस इज मैंडेटरी। अब लोग क्या करते हैं कि उनको लॉस होता है तो वो रिटर्न ही फाइल नहीं करते, वो कहते हैं हम क्यों CA के पास जाएं और अपना रिटर्न फाइल कराएं। तो अगर आपको लॉस का बेनिफिट लेना है तो वो आपका तभी मिलेगा जब आप अपनी ड्यू डेट से पहले पहले अपना जो रिटर्न है ड्यू डेट तक आप उसको फाइल कर देंगे। अगर आपने रिटर्न ऑफ लॉस नहीं फाइल किया तो फिर आपको जो भी लॉस है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका लॉस लैप्स हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आपको ड्यू डेट तक अपना रिटर्न ऑफ लॉस जो है वो मैंडेटरीली फाइल करना है, तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा जो लॉन्ग टर्म टोटल कैपिटल गेन है वो 5 लाख रुपीज है, यानी कि पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है 1,50,000 रुपीज का और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 2 लाख रुपीज का। तो मैंने यहाँ पे 2 लॉस लिए हैं और एक गेन लिया है। तो देखिए सबसे पहले मैं बड़े भाई को बड़े भाई से एडजस्ट कर देती हूँ। तो 5 लाख के प्रॉफिट से मैंने 2 लाख का लॉस एडजस्ट किया तो मुझे 3 लाख रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच गया। अब बड़े भाई ने बड़े भाई को एडजस्ट कर दिया, लेकिन अब छोटा भाई के पास भी लॉस है 1,50,000 का। तो अब हम इस 3 लाख में से अपने छोटे भाई का भी लॉस एडजस्ट कर देंगे। तो बड़ा भाई छोटे भाई की तो मदद कर सकता है ना। तो इसलिए 3 लाख का जो गेन बचा मेरे पास लॉन्ग टर्म, मैं उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर दूंगी 1,50,000 को। तो 3 लाख में से 1,50,000 एडजस्ट हो जाएगा तो मेरे पास कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा? 1,50,000 रुपीज। अब देखिए मेरा शॉर्ट टर्म भी एडजस्ट हो गया और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी एडजस्ट हो गया। अब मेरे पास सिर्फ जो कैपिटल गेन बचा है वो है 1,50,000 रुपीज और 1,50,000 रुपीज के ऊपर हमें टैक्स देना होगा, पर या वो 20% देना है या फिर 10% का ऑप्शन उसके पास है। तो दोनों में से जो उसके लिए बेटर है वो चूज कर सकता है, 20% विद इंडेक्सेशन या फिर 10% विदाउट इंडेक्सेशन अगर वो इंडिया में रेजिडेंट है। तो जो भी उसके लिए ऑप्शन बेनिफिशियल है वो उसको चूज करके उस पर टैक्स पे कर सकता है। So this was all about the taxation of preference shares, taxation of capital gain on preference shares. I hope आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।